वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 68 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 69। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 5 जून 2020 और इस टेस्ट में हम फोकस करेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्नों पर। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, करेक्ट है। क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये भी करेक्ट है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका उत्तर। तो देखिए, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है, परंतु क्रोमियम ऑक्साइड अपवाद है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए, जो 7 जिसका पदार्थ है या लिक्विड या जिसका भी pH 7 है, वो क्या होता है, ऑप्टिमम पर रहता है। अगर इससे नीचे चले जाएंगे तो पदार्थ जो है अम्लीयता बढ़ती जाती है उसकी, और 7 के ऊपर जाता है तो क्षारीय होता रहता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। विकल्प ए है, धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं और चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सीसा मतलब लेड की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम है। उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये सारे के सारे सही हैं, कहने का मतलब ये है। तो सही हैं सारे के सारे, उपरोक्त सभी, डी है इसका उत्तर। तो धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, चांदी सर्वश्रेष्ठ सुचालक है और सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता जो है वो सबसे कम होती है। सीसा मतलब लेड। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। इनमें से सबसे भारी धातु कौन सी है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है। लिथियम, ऑस्मियम, क्रोमियम या टंगस्टन। देखिए, अगर बात करें सबसे भारी धातु की तो वो है क्या, ऑस्मियम। सबसे भारी धातु जो है वो ऑस्मियम है। तो सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु अगर पूछी जाए तो लिथियम है। सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो क्रोमियम, और सबसे मजबूत पूछी जाए तो टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। न्यूट्रॉनों को आवेशित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। बोराइल बोरोन का मुख्य अयस्क है। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। बोराइल बोरोन का मुख्य घटक नहीं है। किसका है, बेरिलियम का है। बोराइल जो है वो बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम, बोरोन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, स्टेनस सल्फाइड को मोजाइक गोल्ड कहते हैं और स्टेनस सल्फाइड का प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। कौन सा सही है। स्टेनस सल्फाइड को मोजाइक गोल्ड कहते हैं, इसका जो प्रयोग है वो पेंट के रूप में किया जाता है। ये दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है और आतिशबाजी के दौरान जो चटक लाल रंग है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। इसमें कौन सा सही होगा। देखिए, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इंटरचेंज करोगे इनको तब सही हो जाएंगे ये, क्योंकि आतिशबाजी में जो हरा रंग है वो है बेरियम की उपस्थिति के कारण और जो चटक लाल है वो है स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण। तो डी है फिलहाल इसका उत्तर। तो आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है और सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, ग्रीनोकाइट सोडियम का अयस्क है और कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांकी मिश्र धातु बनाने में होता है। ग्रीकोनाइट सोडियम का अयस्क है या किसी और का, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, ग्रीकोनाइट सोडियम का अयस्क नहीं है, कैडमियम का अयस्क है ग्रीकोनाइट।
कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैटरियों में तथा निम्न गलनांकी मिश्र धातु बनाने में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इन कथनों में से कौन सा एक गलत है, असत्य है, मतलब वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयोग होता है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। तो गलत तो कोई है नहीं, तो डी है इसका उत्तर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया था। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहते हैं। कौन सा करेक्ट है इसमें? ये सारे के सारे करेक्ट है, तीनों के तीनों। पोटेशियम कार्बोनेट को पर्ल ऐश कहा जाता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। मैडम क्यूरी ने पिंच ब्लेड से रेडियम का निष्कर्षण किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा सत्य होगा। पहला स्टेटमेंट है, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। और दूसरा है, नाइक्रोम चांदी, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है। देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नाइक्रोम जो है वो निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है, चांदी की नहीं है। तो दूसरे वाले को काटो। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली है वो नाइक्रोम की बनी होती है और जो नाइक्रोम है वो निकिल, क्रोमियम और आयरन की मिश्र धातु है, चांदी इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, लोहे में शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहमयता रोग जो है वो हो जाता है। लोहमयता को बोलते हैं साइड्रोसिस। लोहे की अधिकता से शरीर में साइड्रोसिस और कमी से हो जाता है एनीमिया। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में लोहमयता मतलब साइड्रोसिस रोग जो है वो पाया जाता है। देखिए, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अफ्रीका के बांटू आदिवासियों में जो है लोहमयता रोग पाया जाता है। सी है इसका उत्तर। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वो अल्कोहल का सेवन करते हैं लोहे के गिलास में या लोहे से बने बर्तनों में। तो देखिए, लोहे में शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया और अधिकता से लोहमयता रोग हो जाता है, साइड्रोसिस यानी। अफ्रीका के बांटू आदिवासी में लोहमयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे के बर्तनों में बियर का सेवन करने से होता है, मतलब अल्कोहल पीते हैं वो, बियर और शराब के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किस मेटल को मेडल ऑफ होप कहा जाता है? किस मेटल को मेडल ऑफ होप कहा जाता है? टाइटेनियम को तो रणनीतिक धातु कहा जाता है ना, पहले बताया होगा। तो यूरेनियम को कहा जाता है मेडल ऑफ होप। तो देखिए, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। ये मेडल नहीं है, मेटल है, मेटल, मेटल ऑफ होप। तो रणनीतिक धातु हो गई टाइटेनियम और मेटल ऑफ होप क्या हो गया? यूरेनियम। यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क पिंच ब्लेड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और जंग लगने से लोहे का भार कम हो जाता है। देखिए, ये चीज़ तो आप अपने घर पे भी देखते होगे। मान लीजिए कोई लोहे की छड़ पड़ी है आपके घर में, बारिश से भीग गई, फिर वो क्या होता है, उसमें जंग लग गई। रासायनिक परिवर्तन तो है, लेकिन उसका जो जंग लगती है तो लोहा जो है वो भारी हो जाता है, भार कम नहीं होता इसका। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो पहला करेक्ट है। तो देखिए, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगने से इसका जो भार है वो बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है? फेरिस और फेरिस ऑक्साइड होता है। और यदि आप लोहे को जंग लगने से बचाना चाहते हैं तो पेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर तेल लगा सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, यशद लेपन और क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर
लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सत्य होगा। धातुओं का उनकी सतह पर वायु तथा आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, और तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। देखिए, लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा था, साइडरोसिस, और तांबे की मात्रा में अधिकता से वृद्धि से विल्सन रोग हो जाता है। ये दोनों करेक्ट हैं। धातु को वायु हो गई, आर्द्रता हो गई, ये क्या करती है, संक्षारण करते हैं, खराब करते हैं। सी है इसका उत्तर। तो धातुओं का उनकी सतह पर वायु या आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना, तांबे की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना जो है, ये सब संक्षारण है। और तांबे की मात्रा में वृद्धि होने पर विल्सन रोग हो जाता है। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर कौन से नंबर का सेट है 69 तक पहुँच सकते हो। हर दिन इसका रिवीजन करते रहिए।